लास्ट टाइम हमने दोस्तों एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया था। स्टूडेंट स्ट्रक्चर में रखा था नेम, 4 सब्जेक्ट मार्क्स, 3 सब्जेक्ट मार्क्स प्लस टोटल पर्सन ग्रेड। रीड और कैलकुलेट फंक्शन था कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए और इनपुट करने के लिए। डिस्प्ले से इन्फॉर्मेशन शो करवा रहे थे, तो आपने देखा था कि मेन प्रोग्राम काफ़ी शॉर्ट हो गया था। अब यही हम करना चाहेंगे एरिया ऑफ स्ट्रक्चर, तो मेन प्रोग्राम वही रहेगा। सॉरी, हमारा बाकी प्रोग्राम वही रहेगा, बस हमें मेन प्रोग्राम में चेंज करना होगा। तो पहले मैंने मेन प्रोग्राम में 3 वेरिएबल बनाए थे ए बी सी। अब हमने क्या किया, हैश डिफाइन साइज 5 कर दिया। 5 की जगह 50, 500, 5000, 50,000 जो करना चाहे कर सकते हैं। और हमने सिस्टम से कहा कि हमें चाहिए एक एरे जिसका डेटा टाइप है स्टूडेंट, एरे का नाम है एस, और यहाँ पे हमने साइज दे दी है 5। अब हम इनपुट ले रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एरे में इंडेक्स होता है। अब क्योंकि एरे में इंडेक्स होता है तो हमें इंडेक्स जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि एरे बन गया। तो यहाँ पे एक एरे बन गया फ्रेंड्स, और एरे का हर एलिमेंट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंडेक्स चलता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, और एरे का नाम क्या है एस। तो हमने आई का लूप परफॉर्म किया 0 से कहाँ तक, लेस देन साइज तक। और हम जानते हैं कि हमें एरे का नाम लिखना पड़ता है और इंडेक्स लिखना पड़ता है, तो ये एस यहाँ पे आ गया एस। लेकिन परेशानी क्या है कि यहाँ पे फील्ड्स होती हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड, नेम फील्ड, और कौन कौन सी फील्ड, पीसीएम फील्ड। हालांकि और भी फील्ड्स है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल 4 फील्ड्स लिख रहा हूँ। हम लिखा रीड एस आई। अब जब हम लिखा रीड एस आई, तो पहली बार एस आई के लिए क्या है, S0। तो जो रीड फंक्शन है वो S0 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और हम जानते हैं कि रीड फंक्शन में हमने कुछ ऐसा लिखा है, वॉइड रीड स्टूडेंट n%x। तो टेक्निकली जो S0 इसको रेफर हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे
तो यहाँ हमने लिखा रीड, फिर स्टूडेंट एम्परसेंड एक्स, और हम ऑपरेशन परफॉर्म करें एक्स पे। रेफरेंस का मतलब है कि एस जीरो को एक्स रेफर कर रहा है, तो जो जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक्स पे, टेक्निकली वो एस जीरो को अफेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया था राजू, और उसके हमने मार्क्स दिए थे 59, 59, 59। अब नेक्स्ट टाइम आई के लिए बढ़ के हो जाएगी 1, तो टेक्निकली वही ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा, रीड S1 पे। तो अगर हमें फंक्शंस नहीं आते होते तो हमें 2 बार लॉजिक लिखना पड़ता, लेकिन थैंक्स टू दिस फंक्शन कि जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया S0 पे, वही ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा, S1 पे। ऐसे चलते चलते ये रीड किसके लिए कॉल होगा, ये रीड फंक्शन कॉल होगा S4 के लिए। अब इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि जिससे रीड फंक्शन काम कर रहा है वैसे ही कैलकुलेट फंक्शन भी काम करेगा। तो जिसकी हमने इन्फॉर्मेशन रीड कर ली उसी की कैलकुलेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेस लिमिटेशन है तो मैं कैलकुलेट का फिगर नहीं बना, लेकिन अंडरस्टूड कि ऐसे ही कौन सा फंक्शन कॉल हो सकता है, कैलकुलेट। अब एक बार जब कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई तो हम चाहेंगे कि इन्फॉर्मेशन शो, हालांकि हम चाहते तो उसी लूप में डिस्प्ले कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि पहले कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएं फिर एक साथ सबकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो, जिस कारण से मैंने डिस्प्ले फंक्शन को अलग से बनाया, अलग से कॉल किया है। तो वैसे ही डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। तो इसी अप्रोच को हमने क्या कहा था, पीओपी अप्रोच, प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। आज हम इस प्रोग्राम को फिर से बनाने वाले हैं, लेकिन कौन सी अप्रोच से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच से, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीओपी वर्सेस उप्स अप्रोच, जिसमें आप इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। हमें समझना है फॉर्मेटिंग के बारे में कि कैसे हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे तो डेटा की हम फॉर्मेटिंग भी करना चाहेंगे। तो कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो हमें डिस्कस करना होगा। तो काफी पहले हमने पढ़ा था कि प्रिंटएफ में माइनस का काम होता है अलाइनमेंट। तो माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट अलाइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। अगेन दिस इज वाइवा क्वेश्चन कि इफ यू डू नॉट अप्लाई माइनस द डिफॉल्ट इज राइट अलाइनमेंट, जबकि हम चाहते हैं डेटा हमें कैसे दिखे, लेफ्ट लाइन दिखे। ये जो 20 है तो उसे विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप मुझसे कहेंगे सर 20 क्यों, तो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर में नेम की साइज 20 कैरेक्टर्स दी थी, तो इस टाइम में विड्थ भी क्या रख रहा हूँ 20। अब ये एस क्यों, क्योंकि एस किससे रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग डेटा को, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है इस कारण से यहाँ पे क्या आ गया, परसेंटेज। बाद में टोटल शो करना है, तो टोटल कैसा डेटा है, इंटीजर। हमें पॉइंट्स वाला डेटा शो करना है, तो हमने सीखा था 5.2f। 5.2f का मतलब है टोटल 5 विड्थ रहेगी, जिसमें से हम चाहते हैं कि 2 प्लेस किसके लिए रहे, 2 प्लेस डेसिमल के लिए रिजर्व रहे। अब इसी तरह से कैरेक्टर के लिए हमने परसेंट सी लगा दिया। अब हम जानते हैं कि नेम कहाँ से शो होगा, एक्स डॉट नेम से। टोटल कहाँ से शो होगा, एक्स के टोटल से। परसेंट कहाँ से शो होगा, एक्स डॉट परसेंट। अब मेन प्रोग्राम में हम लिखेंगे डिस्प्ले टू ए, तो एक्स किसको रेफर करेगा, ए को, तो ए की जानकारी शो हो जाएगी। फिर हम कहेंगे डिस्प्ले टू बी, तो यही फंक्शन किसको शो कर देगा, बी को शो कर देगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग काम है कि यही चीज हम सी प्लस प्लस में सी आउट की मदद से कैसे अचीव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन है सेट डब्ल्यू, जिसका मतलब क्या होता है, सेट विड्थ। और हमसे टीचर वाइवा में पूछेंगे कि इसके लिए कौन सी हेडर फाइल, तो इसके लिए कौन सी हेडर फाइल दोस्तों, iomanip.h, जिसका फुल फॉर्म है IO मैनिपुलेटर्स। तो हम सिस्टम से कहते हैं कि विड्थ हमें 20 चाहिए और नेम शो करना है, विड्थ हमें 5 शो करनी है और टोटल शो करना है। इसी तरह से परसेंटेज, इसी तरह से ग्रेड। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे भी लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहे तो एक लाइन और ऐड होगी, इन C++ फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट we need to write
सी आउट डॉट सेट एफ, सेट एफ का मतलब है सेट फ्लैग। iOS लेफ्ट, जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन में पीछे फ्लैग होता है, वाइट फ्लैग या रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग। तो हम सिस्टम को फ्लैगिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या रहेगी, राइट अलाइनमेंट रहेगी। दोस्तों अब तक हम सीपीपी फाइल में हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं, लेकिन हम चाहें तो हेडर फाइल के अंदर भी हेडर फाइल ऐड कर सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ आवर हेडर फाइल, takediv.h, we can add required header files using conditional compilation। आगे चल के हम डिटेल में कंडीशनल कंपाइलेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों को कि कंडीशनल कंपाइलेशन होती क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों हैश इफ एंड डेफ। मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम अगर अनडिफाइंड हो, क्या सी आउट डॉट सेट एफ या सिंपली सी आउट, तो कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड हो जाए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हालांकि यहाँ पे कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेनिफिट क्या होगा कंडीशन देने का कि हम सिस्टम से करें कि अगर सी आउट नॉट डिफाइंड है, मीन्स इफ सी आउट नॉट ऑलरेडी डिफाइंड, हम बिना हैश डिफाइन के भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके इसमें सीपीपी फाइल में भी किसने इंक्लूड किया, यहाँ भी इंक्लूड किया तो दो बार इंक्लूड हो जाएगी। जबकि सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम अगर पहले से डिफाइन ना हो तो ही क्या हो, इंक्लूड हो। ऐसे में सोचूं कि एक और कंडीशन में ऐड कर दें, क्या अगर पहले से ही डिफाइन ना हो, क्या सी आउट डॉट सेट एफ, तो उस केस में क्या इंक्लूड हो जाए मेरे दोस्तों, आईओ मैनिप, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके लिए कौन सी हेडर फाइल रिक्वायर्ड रहती है, आईओ मैनिप। सो दिस इज नोन एज कंडीशनल कंपाइलेशन। तो उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली। तो पहले तो हमने takediv.h में दो फंक्शन ऐड किए, एक तो डिस्प्ले 2 और एक डिस्प्ले 3। हालांकि मुझे इस लाइन में डाउट है कि ये वर्क करेगी या नहीं, तो अब इन दो लाइंस को हम यहाँ से हटा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और काश हम क्यों ना ऐसा करें, एक और हैश इफ नॉट डिफाइंड प्रिंट एफ, तो उस केस में कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड हो जाए, stdio.h। अब इस टेक्निक का हमें एडवांटेज क्या मिलने वाला है कि अब हमें मेन प्रोग्राम में किसी भी हेडर फाइल को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या होता था कि हमारे दोस्त मेन प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे, अब यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडर फाइल्स हमने किस में इंक्लूड कर दिए हैं, हमारी खुद की हेडर फाइल में। और कैसे, कंडीशनल कंपाइलेशन की मदद से कि सिस्टम को अगर सी आउट नाम ले तो क्या इंक्लूड हो जाए, आईओ स्ट्रीम। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कहीं भी आईओ स्ट्रीम हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन तो भी प्रोग्राम को वर्क करना चाहिए। हालांकि मुझे डाउट है इस लाइन पे कि ये लाइन सपोर्टेबल होगी या नहीं, तो चलिए फिर भी कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कंपाइल, देखिए कहीं एरर आया,
यहाँ पे कुछ टाइपिंग में कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, वो सिस्टम मुझे बता रहा है, लाइन भी बता रहा होगा किस लाइन में ऐड कर दिया मैंने एक्स्ट्रा, लाइन नंबर 5 में। हाँ, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। हाँ, जहाँ मुझे डाउट था वहाँ पे दिक्कत आई सेट एफ में। अब ओके है। अब इसे रन करते हैं दोस्तों। तो नेम पूछ रहा है, तो हमने कहा राजू, और हम सभी जानते हैं कि राजू की स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर फरहान थोड़ा सा बेहतर था उससे, फिर रेंचो, फिर चतुर, और फिर मिलीमीटर। अभी ये इन्फॉर्मेशन फॉर्मेटेड नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी टीचर ने डिस्प्ले नाम का फंक्शन यूज़ किया जो हमने 22 नवंबर को डिज़ाइन किया था। उसमें नेम शो रहा था, टोटल, पर्सन, ग्रेड। अब इसी कोडिंग को हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए कहा जाएगा, तो हमें सिंपली बस क्या करना है, जहाँ डिस्प्ले लिखा वहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल कर दें, डिस्प्ले टू, थैंक्स टू द हेडर फाइल। अब हेडर फाइल किस फंक्शन को यूज़ करेगी, हेडर फाइल विल यूज़ दिस फंक्शन जिसमें कि फॉर्मेटिंग की हुई है। अब क्योंकि हमने चेंजेस किए सीपीपी फाइल में, तो हमें फिर से कंपाइल करना होगा। फिर से कंपाइल किया हमने, फिर से रन करते हैं। यहाँ हमने कहा अमर, और कुछ मार्क्स दे देते हैं, अकबर, फिर एंथनी, मुन्ना, और कुछ मार्क्स, और फिर सर्किट। अब मेरे दोस्त देखिए कितना अच्छा आउटपुट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर ने विड्थ रखी थी 20, तो 20 विड्थ तक और कुछ नहीं आएगा, केवल नेम आएगा। फिर 5 विड्थ पे क्या दिख रहा है, टोटल। अब क्योंकि 3 डिजिट्स है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हमें फ्री मिल रही हैं, और हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे कितने डिजिट्स मिलने चाहिए थे परसेंटेज के लिए, 5। अब इसके लिए स्पेस कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज के लिए 5 रखे थे, 5 के 5 यूज़ हो गए, तो क्यों ना हम 5 की जगह घर में क्या करते हैं, 6। मैं सिखाना चाहता था इसलिए मैंने 5 रखा है, आप घर में इसे बढ़ा भी सकते हैं। अंत में सबसे इंटरेस्टिंग है डिस्प्ले 3 फंक्शन। हमें चेक करना कि डिस्प्ले 3 में दिक्कतें आएंगी या नहीं, क्योंकि मुझे डाउट था कि ऐसे हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। क्या इफ नॉट डिफाइंड, क्या सेट एफ। तो उम्मीद करते हैं हमें सफलता मिल जाए। कंपाइल करते हैं, चलिए वर्क कर गया, हमने डिस्प्ले 3 लिखा है पे बिल्कुल, और इसे रन करते हैं। नेम हमने कहा जय, ओम, जगदीश, रैंडमली कुछ भी नंबर्स पे इनपुट कर रहा हूँ, से सचिन, से द्रविड़। अब जैसा कि टीचर ने कहा था कि सी प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है दोस्तों, सी प्रोसेस में अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट राइट, और लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, सी आउट डॉट सेट फ्लिट लेफ्ट। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ मेरे दोस्तों के लिए। अच्छा देखिए, राइट अलाइनमेंट का मतलब यहाँ राइट अलाइन हो गया यहाँ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ स्पेस छूट गया है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए हमें ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, कहाँ, लूप से पहले, जिससे कि अलाइनमेंट क्या रहेगी, लेफ्ट। अब मैं कुछ रैंडम डेटा ही टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमें टाइप करना पड़ रहा है।
तो अब देखते हैं अलाइनमेंट हमारी कैसी हो गई फ्रेंड्स, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई। अब कैंपस में पूछा जाता है कि हमारे सी लैंग्वेज में इफ में और हैश इफ में क्या अंतर है और कब कौन सा यूज़ करना है। तो अब तक हम जितने भी डिसीजन मेकिंग करते थे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान करते थे। तो जब भी हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डिसीजन लेना हो कि भाई %60 या अबव है या नहीं, तो नॉर्मल इफ यूज़ होगा। कभी कभी हम चाहते हैं कि कंपाइलेशन के दौरान हम फैसले लें। हम कंपाइलर से कहें कि कंपाइल अगर आपको सी आउट नहीं मिल पा रहा तो प्लीज़ कंपाइल करने से पहले क्या ऐड कर लें, आईओ स्ट्रीम। ऐसे हम कंपाइलर से करें कि भाई अगर आपको कंपाइलेशन के दौरान सेटअप मिसिंग दिखे तो क्या इंक्लूड कर दें, आईओ मैनिप। इसी तरह से कंपाइलेशन के दौरान अगर आपको प्रिंटफ मिसिंग मिले तो क्या ऐड कर लें, stdio। और यहाँ पे एंड डेफ का मतलब क्या है, इफ नॉट डिफाइंड। अगर कोई चीज़ डिफाइंड ना हो तो क्या करना है, और इसको हम कहते हैं कि कंडीशनल कंपाइलेशन। अब दोस्तों के मन में सवाल है कि कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब क्या है। तो कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब है कि अगर आप सीपीपी में भूल जाओगे हेडर फाइल इंक्लूड करना तो ही यहाँ से इंक्लूड होगा, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ यहीं पे इंक्लूड कर देंगे तो उस केस में यहाँ से इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम से कह के अगर सी आउट डिफाइंड ना हो तो ही आई स्ट्रीम इंक्लूड करना, लेकिन हमने तो यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ आई स्ट्रीम, तो सी आउट ऑलरेडी डिफाइंड है, ऐसी सेटअप भी ऑलरेडी डिफाइंड है, ऐसी प्रिंटअप भी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अब इस केस में ये तीनों लाइंस वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये तीनों लाइन तभी वर्क करती है जब हम यहाँ पे इंक्लूड करना भूल जाते हैं। अब यहाँ मैं साइज घटा के 2 कर देता हूँ, इसे कंपाइल कर देते हैं। अब भी ये वर्क करेगा क्योंकि हमने सिस्टम को खुद इंक्लूड करके दे दिया है। तो दो तरीके, या तो आप हेडर फाइल में इंक्लूड करो या कंडीशनल कंपाइलेशन की मदद से किस में ऐड करें, हेडर फाइल में। अच्छा, जिन दोस्तों को कंडीशनल कंपाइलेशन नहीं आती है वो आंखें बंद करके डायरेक्टली इंक्लूड कर देते हैं। उस केस में यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ भी इंक्लूड हो जाएगा, जबकि हम चाहते कि इंक्लूड केवल तभी हो जब पहले से ही डिफाइंड ना। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम को मैं ओपन कर लेता हूं। हमारे इस प्रोग्राम में एक स्टूडेंट था स्ट्रक्चर। जिसमें हमने मेंटेन किया था नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल, पर्सन, ग्रेड। एक रीड फंक्शन इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, एक शो फंक्शन इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, और एक कैलकुलेट फंक्शन। इसको हम कहते हैं लूज बाइंडिंग अप्रोच, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे एक अलग यूनिट है, फंक्शन से एक अलग यूनिट है, लेकिन सी प्रोसेस में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक नया कंसेप्ट आया हुआ है क्लास। तो टेक्निकली मैं क्लास स्टूडेंट बना सकता हूँ, और स्टूडेंट क्लास की खासियत क्या है कि स्ट्रक्चर का कंसेप्ट और जो फंक्शन है उन दोनों का कंसेप्ट मिलके एक बन जाएगा। तो टेक्निकली कंसेप्ट तो वही रहेगा स्ट्रक्चर और फंक्शन का ही, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन एक यूनिट में आ जाएंगे, और उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, क्लास। तो मैं पूरा प्रोग्राम फिर से अपने दोस्तों के लिए डिजाइन करना चाहूंगा, तो इस प्रोग्राम को ओपन रहने देते हैं। हमने कहा न्यू और एम्प्टी फाइल। हमेशा की तरह हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को सेव भी कर लेता हूं। पहले सेव करने का एडवांटेज है कि सिंटेक्स हाइलाइटिंग शुरू हो जाती है, नहीं तो फिर सब कुछ ब्लैक हमें दिखता। अब जहां पे हम स्ट्रक्चर वर्ड यूज करते थे दोस्तों, वहां पे बस एक नया वर्ड क्या आ गया, क्लास। जब आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज शीट में अपना नाम लिखिए।
काश और शीट में मैं अपने दोस्तों से कहता कि आप अपने एटीएम कार्ड का नंबर लिखिए, उसका पिन नंबर लिखिए, सीवीवी लिखिए, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर करते? नहीं। तो सी लैंग्वेज में डेटा हाइडिंग का कोई फीचर नहीं था, लेकिन थैंक्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा हाइडिंग का मतलब है कि क्लास के अंदर तो एक्सेस हो जाएगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे आपका एटीएम पिन आपको पता है, लेकिन आपके अलावा कोई नहीं जानता, सो दैट इज डेटा हाइडिंग। अच्छा, अब हमने वेरिएबल्स क्या क्या बनाए थे, वो वेरिएबल्स वैसे के वैसे यहाँ आ जाएंगे। तो ये वेरिएबल्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो टेक्निकली जो काम हम कर रहे थे हमारे स्ट्रक्चर में, वही हमने यहाँ पे किया है, लेकिन हम चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सेस ना हो, तो उसको हमने प्राइवेट बना दिया। अब ऐसे डेवलपर आपको डिसाइड करना है कि किसको प्राइवेट रखना है, किसको पब्लिक रखना है। अब इसको हम कहते थे फील्ड। अब फील्ड का यहाँ पे नया नाम क्या गया, डेटा मेंबर। तो जिसको हम स्ट्रक्चर में फील्ड कहते थे, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेटा मेंबर। अब भविष्य में आप जावा सीखेंगे, तो जावा में हम इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कम्युनिकेशन करूँ। अब किसी स्टूडेंट ने शीट में मोबाइल नंबर नहीं लिखा, तो क्या मैं चाह के भी उससे कम्युनिकेशन कर पाऊंगा? नहीं। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल हो। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप हमेशा मुझसे शेयर करते हैं, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि जब तक आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक मैं आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मेन प्रोग्राम किसके थ्रू कम्युनिकेशन करता है, इन फंक्शंस के थ्रू। रीड फंक्शन, कैलकुलेट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। तो हम इन तीनों फंक्शंस को क्या बनाएंगे, हम इन तीनों फंक्शंस को पब्लिक बनाएंगे। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और कहाँ कॉपी कर दिया, इस पब्लिक सेक्शन में। यहाँ पे मैं चाहूँ तो फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर अप्रोच की खराबी क्या थी दोस्तों, कि अलग से मैं स्टूडेंट भेजना पड़ता था। अब यहाँ से मैं अलग से स्टूडेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर। तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खासियत है कि यहाँ से अलग से स्टूडेंट भेजने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि अलग से स्टूडेंट नहीं भेजे, तो यहाँ पे एक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली क्या लिखेंगे, नेम। सिंपली क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, पीसीएम। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पहले हमें स्ट्रक्चर अलग से भेजना पड़ रहा था, अब हमें अलग से स्ट्रक्चर नहीं भेजना है, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन साथ में आ गए, जिसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, यानी आपस में कंबाइन होना। अच्छा, ऐसे ही दोस्तों कैलकुलेट फंक्शन से भी क्या हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो सिंपली फॉर्मूले सिंपली हो जाएंगे, टोटल परसेंट। बेहतर होता कि मैं टाइप कर लेता तो शायद ज़्यादा समय सेव होता। यहाँ पे मैं कहीं भी अब x लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही डिस्प्ले फंक्शन भी सिंप्लीफाई हो गया। अब आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले 2 और डिस्प्ले 3 भी रखिएगा, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। इस कारण से जहाँ जहाँ x डॉट आ रहा है उसे रिमूव किया जा सकता है। तो टेक्निकली जो काम हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कर सकते थे, वही काम बेहतर तरीके से हम किससे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। अब बचा मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मेन प्रोग्राम भी वही का वही रहेगा दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं। बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब इनको हम कहेंगे वेरिएबल ऑफ क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस। तो जिससे हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही क्लास के भी वेरिएबल बनते हैं। अब हम जानते हैं कि रीड में कोई पैरामीटर नहीं था, तो यहां कहीं भी पैरामीटर नहीं आएगा, ना ही कैलकुलेट में, ना ही डिस्प्ले में। अब अगर कहीं पैरामीटर आएगा ही नहीं दोस्तों, तो सिस्टम को कैसे पता चले कि किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ा था मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो हम लिखेंगे a डॉट रीड,
तो स्ट्रक्चर्ड में क्या लिखते थे, रीड ए, जबकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट रीड। यहाँ पे किसका रीड, बी, यहाँ किसका रीड, सी। तो वही रीड फंक्शन ए के लिए भी काम करेगा, बी के लिए भी, सी के लिए भी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए डॉट कैलकुलेट, ए डॉट डिस्प्ले। ऐसे ही यहाँ पे बी डॉट कैलकुलेट, बी डॉट डिस्प्ले, सी डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे सी डॉट कैलकुलेट। तो मैं दोस्तों स्टूडेंट हूँ, जब भी मुझे कभी डाउट होता था पास्ट में कि व्हाट इज पीओपी अप्रोच एंड व्हाट इज उप्स अप्रोच, तो मैं 22 नवंबर का एग्जाम्पल और फिर से क्या देख लेता था, 24 नवंबर का एग्जाम्पल। तो जब जब आप भूल जाएं कि पीओपी अप्रोच क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। क्योंकि हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी होगी वही होगी जो हमने आज और पिछली क्लास में कवर की थी। हाँ, आज हमने सिंटेक्स पे फोकस नहीं किया, सिंटेक्स हम बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन हाँ हमें अप्रोच समझ में आ गया कि जो चीज़ हम स्ट्रक्चर से कर सकते हैं वही काम हम किससे कर सकते हैं, क्लास से। तो जल्दी से मैं इसे दोस्तों के लिए कंपाइल करता हूँ और इसे रन करते हैं। तो नेम, अब क्योंकि लिमिटेशंस हैं टाइम की, तो मैं शॉर्ट पे इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा हूँ। तो सेम वही ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। अब इसी प्रोग्राम को मैं सेवर्स कर लेता हूँ दोस्तों। जहाँ 2 स्टूडेंट थे वहाँ पे हम एरे भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ कि जो हमने एरे अभी थोड़ी देर पहले सीखा था स्ट्रक्चर के साथ, वो यहाँ पे भी हो सकता है। हम यहाँ पे लिख दें हैश डिफाइन साइज 5, हालांकि 5 इस समय काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टूडेंट एस आई। अब जैसे वहाँ पे लूप था वैसे यहाँ पे भी लूप आ जाएगा, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब अंडरस्टूड की क्या करना है, पहले हम लिखते थे दोस्तों क्या, रीड एस आई, और जैसा कि टीचर ने कहा कि अब यहाँ से ऐसे ही हट जाएगा। अब वो ऐसे ही कहाँ जाएगा, आगे। भाई मैथमेटिक्स हमने पढ़ाए सब्स्टिट्यूशन लॉ, अगर रीड ए को ए डॉट रीड लिखना है तो रीड ऐसे ही को क्या लिखेंगे, एस आई डॉट रीड। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आई डॉट कैलकुलेट। अब सेम इसी लूप को हमें एक बार फिर से कॉपी करना पड़ेगा, और कौन से फंक्शन को कॉल करना है, डिस्प्ले फंक्शन को, क्योंकि आपको याद होगा डेटा को हमने लास्ट में डिस्प्ले करवाया था। तो पहले लिखा था रीड एस आई, कैलकुलेट एस आई, अब लिखा है एस आई डॉट रीड, एस आई डॉट कैलकुलेट। अब यहाँ पे साइज में कम कर देता हूँ, कंपाइल, यहाँ पे साइज देना था एक्चुअली मुझे, एस साइज, और कंपाइल और रन। तो 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी,